तो यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे बार फिर से, ठीक है। इसमें देखना है अपने को, देखो थर्ड जो पॉइंट है दैट इज कि भाई व्हाट वाज द मेन कॉजेस बिहाइंड दिस रेवोल्यूशन आउटब्रेक, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है नो अफेक्शन फॉर इंग्लैंड इन कॉलोनीज। देखो ये जो ज्यादातर जो अमेरिकन कॉलोनीज में रहने वाले लोग थे वो कौन थे, ये वो लोग थे जिनको रिलीजियस ग्राउंड्स पे यूरोप से भगाया गया था। तो वो लोग कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अपनी लॉयलिटी दिखाएंगे। दूसरे ये लोग थे क्रिमिनल्स, इसका मतलब जो क्रिमिनल थे उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था सजा के तौर पे, काले पानी की सजा दे करके, और फिर वो क्रिमिनल्स जो थे वो यहाँ पर सेटल हो गए, और उन्हीं के जो बच्चे थे वो ही तो इस टाइम पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे। तो इस तरीके से क्रिमिनल कभी भी स्टेट को लाइक नहीं करेगा, ठीक है, स्टेट स्टैब्लिशमेंट को। तो एक ये कारण भी था। तीसरा ये था कि जो ये अमेरिकन सोसाइटी थी ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी थी, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि ब्रिटिश के अलावा डच भी थे और दूसरे और भी थे, ठीक है, फ्रेंच, जर्मन। तो इनके मन में बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं थी इंग्लैंड को लेकर के। भाई सीधी सी बात है, आज हमारे मन में पाकिस्तान को या चाइना को लेकर के क्या सिंपैथी आएगी, कहीं और जाके सेटल हो तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आएगी तो खुद के कंट्री के लिए, पर खुद के कंट्री के लिए भी आने के चांसेस नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को इनके खुद की कंट्री से धक्के मार के भगाया गया था कि तुम लोग क्रिमिनल्स हो, भागो यहाँ से। रिलीजियस लाइंस पे भी अमेरिकन और इंग्लिश जो थे वो डिवाइडेड थे। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका में रहने वाले लोग थे या लोग हैं वो तो देखो प्योरिटन्स होते हैं, जबकि इंग्लैंड में रहने वाले थे एंग्लिकन्स। प्योरिटन कौन होते हैं? जो मेन जो क्रिश्चियनिटी है उसमें जो कैथोलिसिज्म है ना, कैथोलिसिज्म के बारे में हमने देख लिया ऑलरेडी। तो जो कैथोलिक्स हैं उनके उनसे भी ज्यादा टिपिकल आइडियाज पे एकदम रिलेटेड हो, प्योर हो। इसका मतलब कोई मिलावट नहीं है। जो जीसस क्राइस्ट ने जो बात बोली थी ना, उन चीजों को फॉलो करने वाले लोग हैं ये अमेरिकन। जबकि इंग्लैंड में कौन है? एंग्लिकन्स। एंग्लिकन्स कौन थे? प्रोटेस्टेंट्स, जिन्होंने मार्टिन लूथर या फिर उधर कैल्विन इनसे आइडियाज ड्रॉ किए थे, जिन्होंने नेशनल चर्च इनकी बात की थी। तो कुल मिलाकर के रिलीजन में भी कोई यहाँ पे मैचिंग नहीं आ रही है। तीसरी चीज क्या थी कि यहाँ पर अमेरिका में जो रहने वाले लोग थे वो इक्वालिटी जैसी वैल्यूज पर चलने वाले लोग थे, जबकि इंग्लैंड में एरिस्टोक्रेट्स थे जिनके पास में, कुछ लोगों के पास में बहुत सारी पावर हुआ करती थी। तो ये लगातार ऑब्जेक्ट किया करते थे कि जो इंग्लैंड में कुछ लोगों को आपने प्रिविलेजेस दे रखी है वो अपनी मनमानी करते हैं, मतलब वो हमें एक्सेप्टेड नहीं है। इसके लिए एक ग्रेट हिस्टोरियन रहे जिनका नाम था ट्रेवलियन। इनका क्या कहना था कि इंग्लिश सोसाइटी तो ऑर्थोडॉक्स, कॉम्प्लेक्स और आर्टिफिशियल है, जबकि अमेरिकन सोसाइटी फ्रेशनेस और सिंप्लिसिटी से भरी हुई है। इसका मतलब ये तो प्रोग्रेसिव हो गए और ये क्या हो गए, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव और प्रोग्रेसिव के बीच में कैसे एक एंगेजमेंट आएगी? तो इस चीज को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट या कहते हैं ना अफेक्शन, वो इंग्लैंड के लिए बिल्कुल भी अमेरिकन के मन में नहीं थी। फिर इसके बाद में इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस की बात करते हैं। देखो लोगों में पढ़ाई लिखाई के चलते बहुत अवेयरनेस आई थी। एजुकेशन, जर्नलिज्म और थिंकर्स का जो कंट्रीब्यूशन था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। एजुकेशन की बात करें तो जो पेनिसिल्वेनिया स्टेट था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन की शुरुआत होती है जब वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटल हो जाते हैं, ठीक है, कि चर्च के आसपास में ही बच्चों को एजुकेशन दी जाए। इसके अलावा दूसरा कि 1636 में हार्वर्ड कॉलेज ओपन कर दी जाती है। कहां पर? मैसाचुसेट्स जो स्टेट है उसकी एक सिटी है जिसका नाम है कैम्ब्रिज सिटी, वहां पर हार्वर्ड कॉलेज ओपन कर दिया जाता है। और इसके अलावा विलियम एंड मैरी कॉलेज ओपन कर दी जाती है, कहां पे? वर्जीनिया में, जो कि वर्ल्ड फेमस हो जाती है 1693 आते आते। वैसे तो लोकल हो गई यार, आज वर्ल्ड फेमस भी है ये। इसके अलावा मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस, इनके लिए एजुकेशन इन सब्जेक्ट्स में देनी शुरू कर दी, जो कि एक तरीके से लिबरलिज्म की तरफ लेके जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो लोग वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे उन लोगों के लिए पढ़ाने की व्यवस्था रात को रखी गई। औरतों के लिए टीचिंग की व्यवस्था कर दी कि वो फाइन आर्ट्स सीखें, जिससे कि आर्ट्स में जितना वो एक्सप्लोर करेंगे उतना ही उनके लिए भी एम्पावरमेंट का काम हो जाएगा। इसके अलावा जर्नलिज्म की बात करें तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस अमेरिका में सेटल की गई थी कैम्ब्रिज में, सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, ठीक है। और फर्स्ट न्यूज़पेपर रिलीज हुआ था जिसका नाम क्या था? बॉस्टन न्यूज लेटर, पब्लिश हुआ था 1704 में। जगह का नाम था बॉस्टन सिटी, जो कि अटलांटिक कोस्ट पे लोकेटेड है। इसके अलावा अमेरिकन मर्क्यूरी नाम से एक न्यूज़पेपर आता है 1719 में,
और न्यूयॉर्क गैजेट आता है 1725 में। इसके अलावा 25 डिफरेंट न्यूज़पेपर और आ जाते हैं 1765 आते आते हैं। तो एजुकेशन और जर्नलिज्म ने लोगों में जो एक कहते हैं ना कि स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना बहुत बढ़ा दी। जिस तरीके से आज इंडिया में माहौल बन रहा है, चाइना में बन रहा है, ये सारी चीजें क्या है, राष्ट्रवाद की चलती तो चल रही है ना। तो ये आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंटली एक तरीके से सर्कुलेट हो पाए थे एजुकेशन और जर्नलिज्म की वजह से। थॉमस पेन जैसे स्कॉलर ने अपनी तरफ से बुक लिखी और बुक का नाम था कॉमन सेंस, जिसने लोगों के मन में एक आग जलाई कि कैसे आप अपने राष्ट्र को ग्लोरियस बना सकते हो। इसके अलावा दूसरे जो स्कॉलर्स थे जिनके नाम अगर देखें तो जेम्स ऑटिस, पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स ने तो अपनी तरफ से स्टेटमेंट क्या दिया, गिव मी ईदर फ्रीडम और कंसाइन मी टू डेथ, या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मुझे मार दो। इस तरीके से लोग जो थे वो एकदम रेडी थे, भगत सिंह टाइप आदमी थे कुल मिला के, बात ये कह सकते हैं। ठीक है, तो भगत सिंह ने जो काम किया हमारे लिए, वो काम किया था 20th सेंचुरी में आकर के, पर इधर भगत सिंह 18th सेंचुरी के इनिशियल पार्ट्स में आ गए थे अगर अमेरिका की बात करें। फिर नेक्स्ट जो कॉज था दैट वाज द कॉलोनिस्ट लव फॉर फ्रीडम। अमेरिका में रहने वाले लोगों का बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था फ्रीडम से। भाई सीधी सी बात है, ये लोग थे कौन, ये लोग थे वो सिटीजन जिनको इंग्लैंड से प्रोसिक्यूट किया गया था। तो इनको आइडिया था कि भाई हमें फ्रीडम की जरूरत है। क्यों कि देखो सिंपल सी बात है, अगर किंग या चर्च का रूल चल रहा है, उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर कोई नहीं चलता है तो वो क्या चाहता है, भाई मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दो। तो वो लोग पहले ही फ्रीडम को चाह रहे थे, और फ्रीडम को जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे तभी तो उनको पनिशमेंट हुई। अब वो फ्रीडम के चक्कर में उनको पनिशमेंट हुई, उनको फिर आप डिपोर्ट कर देते हो, वो जाकर के कॉलोनीज में सेटल हो गए। अब वहां पर क्या वो फ्रीडम को छोड़ देंगे? नहीं, अभी भी उनके दिमाग में फ्रीडम ही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से फोकस रखा। ठीक है, और सीधी सी बात है कि ब्रिटिश जो सिटीजन्स थे उनके कंपैरिजन में इनको ज्यादा फ्रीडम चाहिए थी, क्योंकि अगर इनको फ्रीडम नहीं चाहिए होती तो ये ब्रिटेन से निकलते ही क्यों, ये खुद ब्रिटेन में ही सेटल रहते। पर इनको वहां से निकाला गया था क्योंकि ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट मैग्ना कार्टा वर्जीनिया में लाया जाता है 1618 में, और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जब फ्रीडम और फ्रेंचाइज दैट मींस वोटिंग राइट हो गए एक तरीके से, या अपनी तरफ से अपनी बात रखने का जो अधिकार था वो, और एक स्वतंत्रता, ये दोनों चीजें इनको मिल गई एग्जैक्टली वैसी जैसे कि सिटीजन्स ऑफ इंग्लैंड, सिटीजन की जो नेटिव्स थे इंग्लैंड के, उनको तो उसी तरीके के राइट्स इनको मिलने लग गए। लिबरल एटमॉस्फेयर ने अमेरिकन कॉलोनीज को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाया और ऑटोनॉमी की डिमांड भी होने लग गई कि भाई बात ऐसी है कि पार्लियामेंट के अंडर में हम नहीं आएंगे, हमें सीधा लेन देन करना है तो ब्रिटिश क्राउन से करना है। और दूसरा, पार्लियामेंट के हम कोई सब्जेक्ट थोड़े ना है, और बोला क्या, जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं तब तक हम टैक्स भी नहीं देंगे। इस तरीके के आइडियाज फ्लोट होने लग गए थे अमेरिका में। नेक्स्ट आता है छठा जो कारण था जिसकी वजह से ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था या फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, दैट वाज इम्पैक्ट ऑफ 7 years वॉर। देखो 1756 से 1763 के बीच में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में सुप्रीमेसी को लेकर के लड़ाई चल रही थी कि इन दोनों में से कौन सुपर। ये 7 साल तक की लड़ाई में ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटेन जो था वो सुपर साबित हुआ, फ्रांस हार गया, पर ब्रिटेन को बहुत पैसों का नुकसान हुआ। वो पैसों का नुकसान होने के चक्कर में ब्रिटेन क्या करेगा, रिकवरी तो करेगा ही ना नुकसान की। अब वो रिकवरी करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, अपनी कॉलोनीज में टैक्स बहुत ज्यादा इंपोज किया। अब इंडिया वालों ने तो आंख मूंद करके झेल लिया, और बाकी जो अमेरिकन थे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया नहीं, क्योंकि वो क्या थे, अवेयर थे। तो अमेरिकन ने अपनी तरफ से ब्रिटिश को तो सपोर्ट दिया नहीं, उल्टा फ्रेंच जो लोग थे उनके साथ में ट्रेड कैरी किया, तो फ्रांस को उल्टा सपोर्ट ज्यादा मिला बजाय के ब्रिटेन की। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरी तरफ अगर देखें तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ये जो ब्रिटिश रिजीम जो चल रहा था वहां पे ये अमेरिका में, तो बहुत ही मतलब धोखाधड़ी की जाती थी लोगों के साथ में, पैसा टैक्स के नाम पे कलेक्ट करके उसका गलत यूज किया जाता था। ठीक है, फिर देखो 7 years वॉर जो होता है उसमें इंग्लैंड जीत जाता है, और इंग्लैंड ने फिर बाद में कनाडा को और अमेरिका को ऑक्यूपाई कर लिया। वहां से फ्रेंच जो थे वो विड्रॉ कर जाते हैं एग्रीमेंट के बेसिस पे। ठीक है, सेटलमेंट कुछ ऐसा था, देखो लड़ाई जो हुई थी ना, ये 7 years वॉर, इसकी बात करें तो यूरोप, अमेरिका और इंडिया,
ये 3 फ्रंट्स पे ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें जीते कौन थे? इंग्लिश। हारे कौन थे? फ्रेंच। तो फ्रेंच की जो कॉलोनीज थी कहां पर, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें यहाँ पे कनाडा और अमेरिका में, तो फ्रेंच को तो देखो विड्रॉ करना पड़ गया था यहां से, इंडिया से भी फ्रेंच को विड्रॉ करना पड़ गया था, पर यूरोप में कुछ कॉम्पनसेशन दिया गया था फ्रेंच को, जो इंग्लैंड ने अपनी तरफ से कुछ टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली थी। इस तरीके का सेटलमेंट फाइनली निकल के आता है। पर वही चीज है कि इंग्लैंड चाहे पूरी दुनिया में पावरफुल हो गया हो, पर अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड को पावरफुल तौर पे नहीं कंसिडर किया, क्योंकि उनके दिमाग में क्या था, बोले ये लोग हमारे ऊपर एट्रोसिटीज करेंगे और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें अपने देश से हमें निकाला था। ठीक है, तो ऐसे में वो कैसे अफेक्शन लेकर के आएंगे, कैसे कोलैबोरेट करेंगे, सपोर्ट करने का कोई मौका मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो ये जो वॉर के एक्सपीरियंसेस थे वो भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड के खिलाफ में ही साबित हुए। इसके अलावा 7 इयर्स वॉर के बाद में इंग्लैंड ने मिसिसिपी रिवर है उससे लेकर के एल्गेन माउंटेन रेंज तक बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर दिया और वहां पर अमेरिकन कॉलोनी सेटल कर दी। कैसे, इसको मैं अगर थोड़ा समझाऊं आपको, तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका का मैप देखें, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, इस तरीके से कुछ है मानो। ठीक है, तो अमेरिका का ये वाला पोर्शन है, तो अभी तक तो वो 13 कॉलोनीज किस तरफ थी, ये ईस्टर्न पोर्शन की तरफ। अब क्या था कि धीरे धीरे वेस्ट की तरफ मूव करने लग गए थे ये जो कॉलोनियल सेटलर्स थे ना, वो इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को वेस्टर्न फ्रंट की तरफ और मूव किया। पर आप देखो कि यहां पर जो अमेरिका के जो लोकल लोग थे ना, जिनको बोला गया था रेड इंडियंस, उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब देखो यहां पर अमेरिका में कौन आकर के सेटल हो रहा था, इंग्लैंड से परसिक्यूटेड लोग, और वो लोग फिर अपना अपनी कॉलोनीज को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और उन कॉलोनीज को बढ़ाने के चक्कर में जब वो वेस्ट की तरफ मूव हुए, जब मिसिसिपी रिवर तक वो पहुंच गए, तब वहां पर जो लोकल नेटिव्स थे, जो कहां के, अमेरिका के एक्चुअल में लोकल्स थे, जिनको रेड इंडियंस बोला जाता है, उन रेड इंडियंस के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। और एक तरीके से जबरदस्त, एक कहते हैं ना सिविल वॉर टाइप सिचुएशन, पर वही थी, ये ट्राइब्स थे, इनको सप्रेस कर दिया था इन्होंने बहुत बुरे तरीके से। आज अमेरिका में एक्चुअल में जो रूल कर रहे हैं ना लोग, जो चल रहे हैं, वो लोग यूरोपियंस के ही सक्सेसर्स हैं। बस फर्क इतना सा है कि इन्होंने अपने आप को यूरोप से बहुत दूर कर लिया था पहले ही। पर एक्चुअल में देखा जाए तो जो रेड इंडियंस है, वहां के लोकल्स हैं, वो तो बेचारे गुलामी में ही जी रहे हैं। यहां पर आकर के हम थोड़ा सा अपने आप को सुपर समझ सकते हैं इंडियंस। क्यों? क्योंकि हमने अंग्रेजों को भगाया, हमारी नेटिव प्लेस को खाली कराया। बट एक्चुअल में रेड इंडियंस तो आज भी वहां पर अपनी फ्रीडम का एक्सरसाइज करने में सक्षम है क्या? नहीं। आज वहां पर रूल कौन कर रहे हैं? फ्रेंच, इंग्लिश, पोर्चुगीज, डच, ये लोग वहां पे काम करते हैं। समझ गए? तो ये था पूरा सिनेरियो। फिर इंग्लैंड के क्राउन के द्वारा एक प्रोक्लेमेशन, एक डिक्लेरेशन आता है 1763 में, जिसमें क्या बोला गया था कि ये वो एरिया जो कि एलेग्नीस, फ्लोरिडा, मिसिसिपी टू क्यूबेक, ये आ गया आपका। अगर हम वापस से एक बार मैप ड्रॉ करके देखें, थोड़ा सा क्रूड होता गड़बड़ हो गया, ये एरिया आ गया क्यूबेक और ये सारा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का सदर्न कनाडा और नॉर्दर्न यूएसए, ये वाला एरिया आ गया। बोले यहां पर रेड इंडियंस का सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, इनको कोई भी दबाने की कोशिश नहीं करेगा। फ्लोरिडा इधर भी आ गया, थोड़ा साउथ ईस्ट अमेरिका में। और कॉलोनियलिस्ट को क्या बोल दिया कि अब आप ज्यादा वेस्ट में नहीं जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से रेड इंडियंस को एक तरीके से थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिलती है रॉयल प्रोक्लेमेशन 1763 के बेसिस पे। पर क्या यहीं पर ये रुक गए थे? नो, वेस्टवर्ड मूवमेंट इनका कंटिन्यू रहा था। कॉलोनियल जो भी थे, कॉलोनिस्ट थे उनका, बस वही चीज थी, वो चाहते क्या थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में हमें नहीं रहना है, हमें चाहिए ऑटोनॉमी। सातवां कारण था इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉलोनीज। भाई 7 इयर्स वॉर कंप्लीट हो गया था, इंग्लैंड बर्बाद हो गया था, तो पैसा तो चाहिए। पैसा कमाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग ऐसे ऐसे कानून पारित कर दिए जिसके चलते अमेरिकन को ज्यादा ज्यादा टैक्स देना पड़े। तो उन्होंने सीधा ऑब्जेक्शन किया कि बोला आप मनमाने तौर पर हमसे कैसे टैक्स ले सकते हो। तो ये भी एक कारण था कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के सामने आ गई, लड़ाई होनी ही थी। नेविगेशन लॉज, इसके बारे में मैंने आपको बताया अभी कि क्या प्रोविजन कर दिया था कि मर्केंटलिज्म के बेसिस पे जो कोई भी ट्रेड होना था, उस ट्रेड में बोला ब्रिटिश शिप्स के अलावा कोई और दूसरे देश के या दूसरे किसी एजेंसी के शिप्स जो है वो यूज नहीं होंगे।
ट्रांसपोर्टेशन में केवल ब्रिटिश शिप यूज होंगे। बाकी अमेरिकन ने ऑब्जेक्ट कर दिया, बोला हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या था कि ये बिजनेस ऑपरेशन कंडक्ट करने के चक्कर में किराया रेंट कमा करके भी पैसा कमा सकते थे। तो इंग्लिश ओनली इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, इंग्लिश ओनली शिप्स को प्रमोट किया, इस चीज को लेकर के भी ऑब्जेक्शन हो गया भाई कि भाई ऐसे कैसे चलेगा आपका काम, हम हमारे हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन से शिप में हमारा माल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी नेविगेशन लॉज को लेकर के भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। फिर आ जाता है ट्रेडिंग रेगुलेशन। अब ट्रेडिंग रेगुलेशन की ये मेन अम्ब्रेला टर्म के अंडर में चल रहा है सारा। इसके अंडर में इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉलोनीज, फर्स्ट हो गया नेविगेशन लो। भाई सीधी सी बात है, अमेरिकन एजेंसीज अमेरिकन कंपनीज को तो अलाउ ही नहीं कर रहे थे इंग्लैंड वाले कि भाई आप अपनी शिप्स या किसी और अमेरिकन एजेंसी के जो शिप्स हैं उनमें अपना माल लोड करके आप इंग्लैंड तक या यूरोप तक ले जा सकते हो, नहीं, केवल इंग्लिश शिप्स ही ले जा सकते हो। तो एक तरीके से उनका तो एक्सप्लॉइटेशन ही हो गया। दूसरा था ट्रेडिंग रेगुलेशन, राइस, टोबैको, आयरन, वुड, अनटेंड लेदर या फिर मरीन प्रोडक्ट, इन सब के लिए ऐसे कानून बना दिए जो कि प्रो इंग्लिश थे, इंग्लिश को फेवर करने वाले थे, ना कि अमेरिकन कॉलोनीज को फेवर करने वाले थे। इसकी वजह से भी इनके बीच में नाराजगी। फिर इंडस्ट्रियल रेगुलेशन की बात करें, कई एक्ट ला दिए अलग, जिसमें कि इंडस्ट्रीज को जो अमेरिका में फ्लोरिश हो रही थी उनको सप्रेस होना पड़ा, उनकी एक्टिविटीज रुक गई। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अमेरिकन नाराज हुए। ठीक है, इसके आगे हम बाकी कल देख लेंगे जो कंटेंट है, इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। एक बार यही क्लास टर्मिनेट करते हैं।